चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 17 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, हमेशा की तरह विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है? तो जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था और आपको बतलाया था जयप्रकाश नारायण के नाम पर इस व्हीलर सीनेट हाउस का नाम रखा गया है। अब जो नया नाम होगा, ये होगा जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन। आप यहाँ पर इसे इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। यही वो सीनेट हाउस है जिसका नाम परिवर्तित करते हुए अभी हाल ही में जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इस श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए सेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आप सभी के लिए आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है। ये टेस्ट सीरीज है जो खास करके 6th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। ऐसे तो बीपीएससी वाले कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉन्च किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही है। इसमें 40 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं फुल लेंथ। ये आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा, नहीं कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसका माध्यम जो होगा वो हिंदी होगा और जितने भी प्रश्न होंगे टेस्ट में, यानी कि जो 40 टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है, तो उसमें जो प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों का विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। ये जो कीमत है इसकी, जो फी है, ये मात्र 40 रुपये है, यानी कि पर सेट का आपसे 1 रुपया ही चार्ज किया जा रहा है। इसको लेने के लिए या फिर ज्वाइन करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप वहां से तमाम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर यानी कि आज सुबह से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप ध्यान रखेंगे, जो भी टेस्ट अगर आपका छूट चुका है तो आप उसे भी अटेंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 40 टेस्ट का शेड्यूल है। 30 सितंबर को एग्जाम भी है, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से यहाँ पे हमने 40वां टेस्ट 30 सितंबर को ही रखा है। हालांकि जितना सक्षम हो सके आप इसमें अटेंड कीजिएगा। और एक खास बात इसकी यह है कि इसमें जो टेस्ट आप देख रहे हैं, अगर आप किसी समय टेस्ट को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो बाद में भी ये जो समय दिया गया है 6 से 8, 3 से 5 और 9 से 11 रात में, अच्छा, इस समय में अगर टेस्ट को आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो बाद में भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। प्रत्येक दिन हमने 3 सेट को अरेंज किया है। ये फुल लेंथ टेस्ट होगा और आप अपनी तैयारी को खुद से अच्छी तरीके से जांच सकते हैं, परख सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि जो सेट प्रैक्टिस आपको मिलेगा, ये 1 महीने की अवधि के लिए ही मिलेगा। इसकी वैधता जो होगी वो 1 महीने की होगी। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स चल रहे बीपीएससी वाला, जिसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज और सिलेबस आधारित नोट्स, करंट अफेयर्स पूरा पैकेज, वो सभी ये कोर्स में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यही कोर्स आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए भी अपग्रेड कर जाएगा। अगर आपसे अभी ज्वाइन करेंगे तो 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर जो मटेरियल आने वाली है, वो सभी आपको इसमें मिलेगा। इस वाले कोर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कोर्स का जो फी है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये 69वीं के लिए इतना फी था। अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो इतना ही आपको लगेगा और दोबारा से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 70वीं के लिए जो अपग्रेड करेगा, तो नो डाउट यहाँ पर थोड़ी सी इसमें जो कोर्स की फी है वो इंक्रीज करेगी। अच्छा, बिहार स्पेशल को लेकर एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुई है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नजदीक है और इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत आपके लिए किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। एक प्रकार से यहाँ पर जो हमने करंट अफेयर्स का संग्रह आपको दिया है जनवरी से अगस्त तक का, ये वैसे प्रश्न है जो चुनिंदे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर फॉर्मेट में है। जहां भी आपको दिक्कत हो, जो मंथली करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ मिला है, वहां पर इसका विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स वाले कोर्स में आपको मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में उपलब्ध कराया गया है। अच्छा, जो छात्र एप्लीकेशन पर मेंबरशिप नहीं लिए हुए हैं, बीपीएससी मेकर जो आप यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी फीसदी यानी कितनी परसेंट है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 70 से 75% क्षमता है बिहार के स्कूली छात्रों में। अब यहाँ पे स्कूली छात्रों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में चीजों को हम देखें तो जनवरी से मई 2023 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 से 8वीं तक के बच्चों को शामिल करते हुए एक सर्वे कराया गया था। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जनवरी से मई 2023 तक तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, उसको लेकर के एक सर्वे कराया गया था। जो रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे में सीखने की जो क्षमता है वो अन्य 24 राज्यों के बच्चों से बेहतर है। ऐसे तो बिहार में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, रिपोर्ट के आधार पर जो बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनमें सीखने की जो क्षमता है 24 राज्यों से बेहतर है। अच्छा, जो बड़े राज्य हैं उसको लेकर एक जानकारी यहाँ पर यह है कि बड़े राज्यों में गुजरात, केरल, दिल्ली, कर्नाटका, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के बच्चे सीखने में बिहार के बच्चों से पीछे हैं। इस रिपोर्ट में जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया इसमें इस सब चीजों का जिक्र किया गया है। अच्छा, रिपोर्ट के आधार पर अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो ये जो बड़े राज्य है तो इस राज्यों के बच्चे में जो सीखने की क्षमता है वो 40 से 60% तक रही, लेकिन बिहार के संदर्भ में बात करें तो 70 से 75% रही। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ पीजीआई रिपोर्ट के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में। कुछ समय पहले हमने आपको दिया था, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया था। अच्छा, इसको लेकर आपको ध्यान रखना है, कुल 10 कैटेगरी बनाई गई थी इस बार पीजीआई इंडेक्स में। और इस 10 कैटेगरी में से जब आप नजर डालेंगे, पहली, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी और यहाँ पर चौथी, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर पांचवी, ये 5 जो कैटेगरी है, एक तो पहला दक्ष, दूसरा उत्कर्ष, तीसरा अति उत्तम, चौथा उत्तम और पांचवा प्रतिष्ठा। ये 5 कैटेगरी में कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा। इसके अतिरिक्त जो छठी कैटेगरी है इसमें पंजाब और चंडीगढ़ रहा, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद 7वीं कैटेगरी प्रतिष्ठा 3, 8वीं आकांक्षी 1 और 9वीं कैटेगरी जो था ये था आकांक्षी 2, जबकि 10वीं कैटेगरी आकांक्षी 3। अच्छा, बिहार के संदर्भ में यहाँ पर नजर आएगा, बिहार अन्य 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ संयुक्त तौर पर कुल 12 इसमें शामिल थे, तो ये आकांक्षी 2 कैटेगरी में रखा गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। ठीक है, अच्छा चलते हैं यहाँ पर अब अगले प्रश्न में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। बिहार करंट अफेयर्स की दिशा में हम पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है कि बिहार में जो भी छात्र बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो करंट अफेयर्स को लेकर के बीपीएससी मेकर का नाम उसके जबान पे होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। अगर आपको लगे कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारी चीजें आपके लिए कारगर साबित होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को कंदिया फूलों की खेती करने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की। अब यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कंदिया फूल क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, तो राइट जो आंसर होगा वो होगा 75,000 रुपये। अगर परसेंटेज में रहता तो 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। देखिए, कंदिया फूलों की खेती को लेकर के जो चीजें जानकारी पर्पज से आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। दरअसल पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार अब पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है, और इसके लिए राज्य सरकार किसानों की मदद भी कर रही है। इस दिशा में बिहार सरकार किसानों की मदद करने के लिए आगे आई है, यानी कि बिहार में बागवानी कृषि को या फिर बागवानी को अब बढ़ावा देना है। तो इसको लेकर अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कंदिया फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत जो निर्धारित की है वो है 1,50,000, यानी कि प्रति हेक्टेयर कंदिया फूलों की खेती को लेकर जो लागत आएगी बिहार सरकार के अनुसार वो आएगी 1,50,000। तो इसकी खेती करने पर बिहार सरकार किसानों को 50% की सब्सिडी देगी, यानी कि कुल 75,000 रुपये देने की घोषणा की है सब्सिडी के तौर पर। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कंदिया फूलों की खेती को लेकर के।
अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने शामिल किया है जो हाल ही के दिनों में हमने आपको बतलाया था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में बागवानी विकास कार्यक्रम के लिए बिहार सरकार ने राज्य योजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अभी हाल ही में 43.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये कुछ समय पहले का ही न्यूज है, हमने आपको बताया था। और इसके तहत मिलने वाली जो अनुदान की राशि है वो 30 से 50% तक को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 50 से 75%। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि जो बागवानी कृषि के लिए जो अनुदान दिया जाता था राज्य सरकार की तरफ से, अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 50 से 75%। हालांकि इसमें कुछ कैटेगरी भी है, उसकी बात हम लोग कभी करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है, कंदेय फूल। आखिर कंदेय फूल होता क्या है? देखिए, आप लोग सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, सुनते होंगे कहीं जगह पर कि ऋषि मुनि जो जंगल में रहते हैं वो कंदमूल खाकर ही जिंदा रहते हैं। कंदमूल मतलब एक प्रकार से जो भूमिगत तना होता है, भूमि के अंदर का, तो मतलब वो फायदा लेता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण अगर हम दें आपको, तो शकरकंद आलू वगैरह जो होता है वो कंदीय फल ही कहलाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। अच्छा, कंदीय फूल का एक अच्छा उदाहरण हम अगर हमको दें तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है ट्यूलिप का फूल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्यूलिप का जो फूल है ये कंदीय फूल का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का ये दृश्य है। अच्छा, इसको लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था, वो यहाँ पर हमने पुनः से लिख दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि एक सप्ताह हुआ है ये जानकारी हमने आपको दिया था कि श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इस ट्यूलिप गार्डन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है 2006 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। एक और अहम जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है कि जो ट्यूलिप फूल है वो तुर्की और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। और वहीं पे भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें, फूल की बात हुई तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। लेकिन एक सवाल हमने कुछ समय पहले आपको बताया था, वो भी आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? तो उसका नाम है रेफ्लेशिया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फूल है और कहा जाता है कि सामान्यतः जो इसका वजन होता है वो 11 किलो के आसपास होता है। हालांकि ये जो फूल है इससे सुगंध नहीं आती है, इससे बहुत भयानक दुर्गंध आती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। कुछ समय पहले भी हमने आपको इस बारे में बताया था कि रेफ्लेशिया ये दुनिया की सबसे बड़ी पुष्प है। इंडोनेशिया आदि देशों में ये पाया जाता है सामान्यतः। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये है गुलाब चंद कटारिया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये गुलाब चंद कटारिया कौन है? तो ध्यान रखिए, असम के राज्यपाल हैं। यहाँ पर लिखा गया उसी को कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी में राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद का अनावरण किया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए, सरपंच संवाद जो एप्लीकेशन है इसका अनावरण अभी हाल ही में गुवाहाटी में राजभवन में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया। तो राजभवन में आयोजित लॉन्च समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से 30 से अधिक सरपंचों ने भाग लिया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन के उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इसे लाया गया है? तो यहाँ पर लिखा गया कि इस ऐप का उद्देश्य या फिर लक्ष्य पूरे भारत के लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है और यह नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और साथ सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करेगा। जिस उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया गया, ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक जानकारी आप सभी को दे दूं, जो भी छात्र 69वीं बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए एक मतलब शेड्यूल हमने तैयार किया है करंट अफेयर्स टेस्ट का। जो आप इतने दिनों से करंट अफेयर्स को फॉलो किए हैं यहाँ से, अब ये समय आ चुका है कि अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन करें। एक प्रॉपर शेड्यूल हमने सेट कर दिया है। शाम में आप ये वीडियो को देख लीजिएगा कब आपको टेस्ट को अटेंड करना है। ठीक है, शाम में एक छोटा सा वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, उसमें हम टेस्ट का शेड्यूल आपको बताएंगे कि जो 800 प्रश्नों का हमने आपसे दावा किया था, वादा किया था कि 800 प्रश्न करंट अफेयर्स के जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो हम आपको लाइव मोड में देंगे। तो आज शाम में आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, वहां पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी इसके शेड्यूल के बारे में। अच्छा, यहाँ पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर 3 विकल्प और भी हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, इसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार के राज्यपाल और ये गोवा के रहने वाले हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, और उन्होंने फागू चौहान का स्थान लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है।
फागू चौहान इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आमिर सुबहानी, ये बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं, ये यहाँ से नोट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत अभी हाल ही में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ये क्यों लाया गया है, इसकी शुरुआत क्यों की गई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और साथ ही साथ दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। मूल मिशन का जो नाम है वो है नंद मिशन बाबा, और इसी के अंतर्गत ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना, यानी कि मूल मिशन का जो नाम है नंद बाबा मिशन है, और इसके अंतर्गत नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, इस योजना की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की ये योजना है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या चीज को लेकर इसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 25 दुधारू गायों की एक यूनिट स्थापित करने के लिए गायों की खरीद से लेकर उनके संरक्षण और भरण पोषण के लिए सब्सिडी दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये गौवंश की नस्ल सुधार और दूध के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए इसकी शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, इसमें जो हमने अभी चर्चा किया यहाँ पर 25 दुधारू गायों की, आपको ध्यान रखना योजना के तहत 25 दुधारू गायों की एक यूनिट स्थापित करने में 62,50,000 रुपए की या फिर का 50% अनुदान, यानी कि अधिकतम 31,25,000 रुपए देगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, 50% इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। अच्छा, इस योजना के तहत किसानों को साहिवाल, गिर, थारपारकर और साथ साथ गंगातीरी प्रजाति की गायों का पालन मतलब कर सकते हैं किसान। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में एक यूनिट का जो मतलब कि राज्य सरकार की तरफ से जो खर्च का आकलन किया गया है वो है 62,50,000। इसका 50% अनुदान दिया जाएगा, 31,25,000 रुपये। ये संबंधित जो है ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसी ही जानकारी हमने आपको एक बिहार के संबंध में भी दिया था कुछ समय पहले, आई होप कि शायद अगस्त महीने में दिया था, और विस्तृत तौर पर हमने जानकारी आपको दिया था। आपको याद होगा, रेगुलर आप अगर चैनल के साथ बने हुए हैं तो। ठीक है। अच्छा, जो छात्र अभी से 70वीं यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो तैयारी को अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आज के अगले 5वें प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में गुजरात राज्य की विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिन्हें शॉर्ट में नेवा भी कहा जाता है, NEVA, तो इसका आधिकारिक तौर पर अभी हाल ही में अनावरण किया है। अच्छा, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट का जो अभी हाल इसके तहत, यानी कि डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का भी हाल ही में जो अनावरण किया गया, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसका अनावरण किया गया? तो इसका एक उद्देश्य यह है कि सदन को कागज रहित बनाना है, जिससे कि विधानसभा के काम काज में पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो इस वजह से अभी हाल ही में ये पहल किया गया है, या फिर इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बिहार की दृष्टिकोण से बात करें विधानसभा की, तो बिहार विधानसभा की 243 सीटें निर्धारित है। एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं कि बिहार विधानसभा की कितनी सीटें निर्धारित है, तो आपको ध्यान रखना है 243 सीटें, जबकि विधान परिषद की बात करें तो 75 सीटें निर्धारित है। देखिए, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद जो यहाँ पर हमने चर्चा किया, जिसकी कुल 75 सीटें निर्धारित है, ये उच्च सदन कहलाता है, जबकि विधानसभा जो होता है ये निम्न सदन कहलाता है। जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा ऊपरी सदन होता है, ये सारी बातें इसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्य के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष के बारे में, तो 17वें व मौजूदा अध्यक्ष जो है ये है अवध बिहारी चौधरी, ये नोट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपके समक्ष है, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। दरअसल अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कई छात्र बोलेंगे यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पर एक शब्द छूट गया कि रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के, यहाँ पर एक शब्द आप लोग ऐड कर लीजिएगा, पहले। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप कंफ्यूजन कर सकते हैं रामदयालु सिंह और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा में। दरअसल बिहार विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रामदयालु सिंह, लेकिन आजादी के बाद जो पहले अध्यक्ष बने वो बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा या फिर वर्मा, शर्मा नहीं बल्कि वर्मा। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन का शिकार यहाँ पर ये छोटे-छोटे पॉइंट में आप हो सकते हैं। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर विधानसभा की जो बात हुई है, तो विधानसभा के बारे में 2-4 फैक्ट ऐसे हैं जो कि बार-बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो अब आप यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न जो यहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो पहला प्रश्न ये होगा कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। दूसरा प्रश्न है कि विधानसभा का नेता कौन होता है? तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के नेता होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा विधान परिषद ऊपरी सदन होता है और विधानसभा निचला सदन होता है। अगला है कि इसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान के आधार पर अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और निम्नतम जो संख्या होती है ये 60 हो सकती है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अब यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा गया है इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेह, बरौनी, हरदोई और बीना। एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बीना, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो प्लेस होता है वही यहाँ पर विकल्प में पूछा गया है और इस तरह से भी आपको तैयार रहना है। सिर्फ राज्य ही आपको ध्यान नहीं रखना है बल्कि राज्य के अंतर्गत वो कौन सा प्रॉपर प्लेस है जहां पर ये स्थापित होना है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि 14 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित कई विकास परियोजना शामिल है। फिलहाल यहाँ से इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। फिर कभी अगर इसकी चर्चा होगी, जब ये मतलब ये शुरू हो जाएगा तब भी हम आपको इस बारे में जानकारी अवश्य देंगे। फिलहाल के इतना आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के बीना बना जाएगा, जिसकी जो कुल लागत है वो 49,000 करोड़ रुपए है, साथ ही इसमें कुछ और भी विकास परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो वर्तमान में जो बिहार लेवल की केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा इसको लेकर चीजों का वर्णन यहाँ पर विस्तृत तौर पर किया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए या फिर इसमें क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत की कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के बीच तालमेल बिठाना और इसका विकास करना। इसी को लेकर के अभी हाल ही में ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर शामिल किया है हमने, जो ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमारे द्वारा आपको दिया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया था। अब ये पोर्टल क्या है? इसे तो लॉन्च किया गया अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर के द्वारा। स्टडी इन इंडिया ये पोर्टल का नाम है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी या फिर यहाँ से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो बाहरी छात्र भारत में रह रहे हैं तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि फरवरी 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया था, ये भी आप ध्यान रखें। और वहीं पर एक अगला पॉइंट ये है बिहार के संदर्भ में, जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर ए में देख रहे हैं, चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जो कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर प्रसाद यादव। तो फिलहाल यहाँ से ये सारी जानकारी ध्यान रखें। अच्छा विकल्प नंबर बी में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मनसुख मांडविया, ये बिहार नहीं बल्कि सॉरी बार बार मेरे जवान पे बिहार नहीं आ रहा, एक्चुअली में मनसुख मांडविया जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में भारत के, तो ये यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न है, किस तिथि को इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विषय अर्थात इस थीम के साथ राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया?
किस तिथि को? तो राइट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का जो इसका निर्धारित थीम है, यह इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि हिंदी में बात करें तो सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, ये इसका मतलब इस वर्ष का थीम है। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहा जाता है, ये भी आप सभी जानते होंगे। अच्छा, इस दिवस की बात करें तो यह दिवस है भारत के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को चिन्हित करते हुए इनके सम्मान में 15 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए, इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर एक पॉइंट और भी हमने शामिल किया है सितंबर के प्रमुख दिवस के बारे में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो पहले हम बात करेंगे 5 सितंबर के बारे में। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आप लोग ऐड कर लेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक शब्द ऐड करेंगे राष्ट्रीय। यहाँ पर हम ये शब्द को ऐड करने आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस इसके जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और अगला हमारा यहाँ पर है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था, संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में चिन्हित किया गया था। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, मेरे जन्मदिन के अवसर पर या फिर मेरे जन्मदिन के दिन ये 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर पर्यटन शब्द की बात हुई है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, जो हमने चर्चा किया एम विश्वेश्वरैया के बारे में, यही है एम विश्वेश्वरैया, जो कि आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के सम्मान में ये भारत के पहले इंजीनियर थे और इन्हीं के सम्मान में ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। भारत हाल ही में OIML, इसका जो पूरा नाम होता है इंग्लिश में, ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा देश बना है? तो अभी हाल ही में भारत ये प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बना है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत OIML अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। यह घरेलू विनिर्माताओं को अपने वजन और माप के उपकरण अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति देगा। अर्थात भारत अब विश्व में कहीं भी बांट और मापन, जो वजन करने वाले जो मतलब बटखारे होते हैं, जो आप लोग आसान भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मापन के जो उपकरण होते हैं उसको बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। और इस तरह से देखें तो भारत ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का 13वां देश बना है। तो इसलिए ये लिहाज से इस पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है OIML के बारे में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और भारत 1956 में, स्थापना 1 वर्ष बाद, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि स्थापना के 1 वर्ष पश्चात 1956 में भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में 63 सदस्य देश और इसमें आपको ध्यान रखना 64 सहयोगी सदस्य इसके हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से फिलहाल ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी यानी कि ITIA ने हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया या फिर 4 साल के लिए बैन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सिमोना हालेप। रोमानिया की ये रहने वाली है, रोमानिया की ये खिलाड़ी है जिन्हें अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर यह लिखा गया कि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही रोमानिया की स्टार टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप को 2 अलग-अलग डोपिंग रोधी संहिता के उल्लंघन पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की है। तो फिलहाल ये बातें यहाँ से ध्यान रखिए। आप अगले बीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार एसआई के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर जो फ्रेश कोर्स लॉन्च हुआ करंट अफेयर्स का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तैयारी आपके रेगुलर वे में होने वाली है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि दिव्यांग उद्यमियों व कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को पारदर्शित करने के लिए 7वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया?
तो कहाँ किया जाएगा? एक्चुअली में यहाँ पर है किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये वाराणसी में इसका आयोजन किया जाना है। हालाँकि इसमें कुछ आयोजित हो चुके हैं, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है। तो दिव्यांग जन सशक्ति विभाग द्वारा दिव्यांग उद्यमियों व कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को पारदर्शित करने के लिए देश भर में दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। और ये सरकार ने निर्धारित किया है कि 2023-24 के दौरान यह कार्यक्रम देश के 12 शहरों में आयोजित होना, या फिर जो मेला है ये देश के 12 शहरों में आयोजित होना है। और इसी के तहत आपको ध्यान रखना 7वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन है 15 से 24 सितंबर 2023 तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है। अब तक जो आयोजित हुए हैं वो सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में, और उसके बाद मुंबई में, इसके बाद भोपाल में, उसके बाद गुवाहाटी में, उसके बाद इंदौर, फिर जयपुर में ये दिव्य कला मेला ये 6 जगहों पर आयोजित हो चुका है। 7वां जो आयोजित होना है ये उत्तर प्रदेश के तो वाराणसी में ये आयोजित होना है। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें इस प्रश्न से संबंधित। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो इस खिताब को जर्मनी ने अपने नाम किया सर्बिया को हराकर। ध्यान रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 में जर्मनी ने सर्बिया को 83-70 से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ये पहली बार जर्मनी ने ये बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और किसे हराया है? तो सर्बिया को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। और बीपीएससी एग्जाम के बारे में जो हमने आपको बताया, जो छात्र 17वीं की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस 69वीं वाले कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो मटेरियल आपको मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, ये जब अपग्रेड होगी तो ये 17वीं के लिए भी यहाँ पर चीजें आपको मिलेगा। अभी से ज्वाइन करने का फायदा आपको यहाँ पर यह है कि दोनों मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अच्छा, इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेंस का भी कोर्स एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, आप लोग इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन इसमें चालू है, एग्जाम के बाद इसमें चीजें आना उपलब्ध होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है? ये जानकारी आज वाले वीडियो में भी हमने आपको दिया। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जो 6th बीपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट को लेकर जो हमने शेड्यूल की आपको जानकारी दिया है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वो शेड्यूल है कब कब ये टेस्ट आयोजित होगा। हालांकि सारा जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में है, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। घर बैठे प्रत्येक दिन 3 सेट को अटेंड कीजिए। मॉर्निंग में आपको उठना है, नई चीजों को पढ़ने से आपको बचना है। सिर्फ और सिर्फ जितना मॉक टेस्ट आप देंगे वो आपकी तैयारी को उतना बूस्ट करेगा। और जो चीजें आपकी पढ़ के थोड़ा बहुत भूल भी चुके हैं, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो पूरा समग्र जो मतलब सिलेबस के आधार पर प्रश्नों का संग्रह होता है, उसके माध्यम से चीजें आपकी पुनः से रिकॉल हो जाएगी, वो पुनः से आपको याद हो जाएगी। तो प्रत्येक दिन आप ये प्रण लीजिए कि प्रत्येक दिन सुबह से यानी कि 6 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद फिर बीच में पढ़ना है, रेस्ट करना है। उसके बाद 3 बजे फिर शाम में 3 से 5 बजे तक फिर टेस्ट को अटेंड करना है। फिर रात में सोने टाइम 9 से 11 बजे तक। ये 3 सेट प्रत्येक दिन दीजिए, नो डाउट यहाँ से तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। चलिए, तो आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।